हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट, हमारे भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा प्रोसीजर है, उसमें कितने जजेस रहते हैं, कितने क्या चीफ जस्टिस होता है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, हर एक चीज़ के बारे में पढ़े, कौन से आर्टिकल के तहत इस चीज़ के बारे में बात करी गई है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखो, सुप्रीम कोर्ट मोस्ट मतलब सबसे ऊपर है, सब सुप्रीम है, ठीक है। वो एक ऐसी कोर्ट है जो सुप्रीम है। कहीं जब आपको कहीं पर भी न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट आपके लिए बैठी है, वो आपको न्याय दिलाएगी। और इस ये इंडिपेंडेंट एक बॉडी होती है, ठीक है। इसमें कोई भी सरकार का रोल नहीं है। हालांकि अब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ाए थे, वहां पर भी आपने देखा है कि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता था कोई भी सरकार, जब भी अपनी तानाशाही करती थी हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनने की, ठीक है, तो हमें हमेशा ये बताया जाता था कि जब भी आपके कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट करेगा, आपसे कोई छीनेगा, आप कोई भी इंडिविजुअल पर्सन आपको परेशान करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये चीज हर एक आर्टिकल में आपको मोस्टली सुनने को मिलेगी, क्योंकि वो एक ऐसी न्यायालय है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने उस सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम पावर्स दी हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, चाहे वो आम आदमी हो या चाहे वो सरकार हो, कोई भी अगर अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट आपको न्याय दिलाएगी, चाहे वो एक इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे कोई कंपनी हो, कोई कुछ भी हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एक मेजर रोल प्ले करती है, एक अपने इस देश को हर एक किसी को कोई परेशानी ना हो उसको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करती है, ठीक है। वो उसके जो भी बनाए हुए कानून होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। तो उसी सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि वहां पर कितने जजेस होते हैं, कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, हर एक चीज के बारे में। तो हम आगे चलते हैं। उससे पहले हम इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स जानेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ाऊंगा कुछ बेसिक फैक्ट्स। इसमें हम लेक्चर वाइज लेक्चर हर एक कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखो, वैसे तो कोर्ट्स 5 तरह की होती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल कोर्ट। ये सीक्वेंस वाइज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आती है, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आपको हर एक स्टेट में देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, जो कि हर एक आपको डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी, जिले में। और उसके बाद लोअर कोर्ट्स भी आती हैं और ट्रिब्यूनल कोर्ट भी आती हैं, ठीक है। तो हर एक कोर्ट के बारे में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। उससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के क्या काम होते हैं, क्या किस तरह से उसका पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। उसमें किस तरह के केसेस लड़े जाते हैं, हर एक चीज के बारे में। तो इसमें हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, इसके हम बेसिक फैक्ट्स पढ़ेंगे, यानी कि बेसिक पॉइंट्स होंगे वो पढ़ेंगे। कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे, क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरी जजेस की क्या रहती है उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उनका टेन्योर कितना होता है, उनको हटाया कैसे जा सकता है, ठीक है। उनका सीट एंड प्रोसीजर क्या है, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, यानी इन सब चीज़ों को हम कवर अप करेंगे, ठीक है। अब एक बात ये कि देखो गाइस, अपने देश में 3 चीजें काम करती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव, अब मैंने आपको बहुत बार काफी वीडियोस में आपने सुना होगा, एग्जीक्यूटिव होता है जो हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ये आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव में, जो कि देश को एग्जीक्यूट करके रन करते हैं, ठीक है। वैसे ही लेजिस्लेटिव आता है। लेजिस्लेटिव क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा। ये लोग क्या करते हैं? देखो, लेजिस्लेटिव में लोकसभा राज्यसभा आते हैं, ये लोग क्या करते हैं? कानून बनाने का काम करते हैं। किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये दोनों आ जाते हैं गवर्नमेंट के अंडर, मतलब एक पूरा गवर्नमेंट का इनका कॉम्बिनेशन होता है। और जुडिशरी जो आती है वो एकदम सेपरेट होती है। तो मैं बात कर रहा था कि जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी क्या होती है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से एकदम सेपरेट होती है, ये टोटली इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। इसमें सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि देखो सर, आप अपना इतिहास रहा है कि सरकार ने ना हमेशा कोशिश करी है डिक्टेटरशिप करने की, मतलब आम जनता पे अपनी तानाशाही करने की बहुत बार कोशिश करी है, बहुत बार फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करी है। बट सुप्रीम कोर्ट एक शील्ड की तरह काम करती है एक आम आदमी के लिए, ठीक है। बहुत बार, इवन आपको इस वीडियो में भी काफी जगह आपको देखने को मिलेगा कि सरकार किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर्स को वायलेट करती है, काफी सारी चीजें करती है। उन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कवर अप करते हैं बेसिक पॉइंट्स के बारे में। बेसिक पॉइंट्स क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट कोर्ट है हमारे इस आजाद देश की, ठीक है। ये और इसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको बताया, जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा वर्ड है जिसकी आपको प्रॉपर कोई भी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जुडिशियल रिव्यू का मतलब यहां पर यह होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि सपोज सरकार कोई भी कानून लेकर आती है, ठीक है। तो सरकार कोई भी कानून लेकर आएगी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट पूरा रिव्यू और रीचेक करती है कि वो कानून आम आदमी के लिए बेनिफिशियल है, आम आदमी को फायदे दे रहा है।
तो उस चीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस कोई कानून में अगर कोई ऐसी चीज होती है जो कि आम आदमी के लिए बेकार है, आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स छीन सकती है, आम आदमी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करेगी कि आप इस कानून को लागू करो। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि इसकी पावर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 226 देता है, ठीक है। हालांकि ये पार्लियामेंट ही देती है, मतलब जुडिशियल रिव्यू ये एक ऐसी चीज है जो सुप्रीम कोर्ट को दे रही है कि कोई भी कानून अगर आएगा तो उस पर रिव्यू और रीचेक वो कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया जुडिशियल रिव्यू। लेकिन हाँ, हालांकि जुडिशियल रिव्यू की कोई भी डेफिनेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल पार्ट 5 में आता है। पार्ट 5 में इस चीज की बात करी गई है। आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट की बारे में बताया गया, ठीक है। और इसके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखो, इसमें टोटली अभी करंटली अगर मैं बात करूं, करंटली सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं? ये होते हैं जितने भी जजेस होते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं 34 जजेस इस टाइम करंटली सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, और जो 33 इसमें आ जाएंगे सिर्फ जजेस, और जो एक होगा वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुपर मोस्ट जज होता है ये सारे जजेस से ऊपर होता है। और करंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम है एन वी रामन्ना, ठीक है। और मैंने आपको बता दी कितने जजेस होते हैं, 34। ओरिजिनली जो स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट की है वो फिक्स, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस टाइम सुप्रीम कोर्ट जब बना था, सारी चीजें हुई थी ओरिजिनली स्टार्टिंग में, तब उस टाइम कितने जजेस फिक्स किए गए थे? 8 जजेस फिक्स किए गए थे, जिसमें 1 चीफ जस्टिस था और 7 अदर जजेस थे, ठीक है। और अपना सुप्रीम कोर्ट कहां पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है तिलक मार्ग में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। एक और कुछ 2-3 बातें। द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है वो अडॉप्ट किया गया सरकार के द्वारा, कौन से अधिनियम के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू, ठीक है। और ये इन्फोर्स करता है बोथ, यानी सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉज को। और एक चीज और, इससे पहले मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए थे, फेडरल और क्वासी फेडरल। देखो फेडरल क्या होता है? फेडरल मैंने आपको बताया, फेडरल वर्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी एक बॉडी, ठीक है, जो कि एक यूनिटी करके फॉर्म की जाती है, लेकिन उस बॉडी के जितने जो भी, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल की तरह बताऊं, सपोज 4 लोग हैं, 4 लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप मतलब जैसे मान लो, और बेटर एग्जांपल दूं, जैसे हम अपना देश है, अपना एक इंडिया देश है, ये इस देश कैसे बना? 28 स्टेट्स को मिलकर एक देश बनता है, ठीक है। 28 स्टेट्स हैं अपने देश में, और वो उन सब 28 के 28 राज्य मिलकर एक इंडिया का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फेडरल कंट्री की, तो यहां पर 28 के 28 राज्य भले ही मिलकर एक देश बनाते हैं, लेकिन 28 के राज्यों के पास अपनी खुद की पावर होगी, खुद के फैसले लेने की इंडिपेंडेंट पावर होगी। इसमें यह नहीं है कि अगर जैसे मैं और बताऊं कि जैसे 2 गवर्नमेंट मैंने आपको बताया, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहां पर अगर स्टेट गवर्नमेंट भी कोई फैसला लेना चाहेगी तो वो खुद से फैसले ले पाएगी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रूल नहीं करेगी, कोई भी छेड़खानी नहीं करेगी। उसी को कहते हैं फेडरल कंट्री। यानी कि मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं, सबके पास अपनी खुद की पावर है न्याय लेने की, न्याय करने की, फैसले लेने की, सबके पास अपनी खुद की पावर, उसी को कहा जाता है फेडरल, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट देखो, जुडिशरी क्या है? जुडिशरी एक फेडरल है, मतलब उस पर सरकार का कोई भी रोल नहीं चलेगा, सरकार कोई भी छेड़खानी नहीं करेगी। जो जुडिशरी अपने फैसले सुनाएगी वो ही फैसला माना जाएगा, ठीक है। सरकार ये कहे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के कोई भी आदेश को ठुकरा नहीं सकती, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, ये इन्फोर्स करता है किसको? दोनों को, सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों को, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो इनॉग्रेशन हुआ है वो 28 जनवरी 1950 को हुआ है, ठीक है। और ये स्टैब्लिश हुआ है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स प्रेडिसेसर। यानी कि जो सुप्रीम, मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्याय होंगे वो सबसे ऊपर माने जाएंगे, उनका दर्जा सबसे ऊपर होगा, क्योंकि द सुप्रीम कोर्ट हैज रिप्लेस्ड द ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। यानी कि सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस करती है ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के भी जो भी बनाए हुए नियम हैं उनको रिप्लेस करती है, और सुप्रीम कोर्ट का दर्जा सबसे ऊपर है, इसलिए उसकी कोई भी फैसले को ठुकराया नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमने आज पढ़े। और अब नेक्स्ट हम बात करने वाले कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट के बारे में। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कंपोजिशन क्या? कंपोजिशन एक फॉर्मेशन, कंपोजिशन का मतलब फॉर्मेशन। तो मैंने आपको बताया जब ओरिजिनली जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बिठाए गए थे वो टोटली 8 थे, जिसमें 7 अदर जजेस थे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। लेकिन मैं बात करूं, द पार्लियामेंट हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ अदर जजेस प्रोग्रेसिवली, 10 बढ़ाए गए, मतलब 10
जो 1956 में 10 जजेस बिठाए गए, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। फिर 1960 में 13 जजेस बिठाए गए, ये इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी इंक्लूड करके मैं बता रहा हूं। अगर मैं 10 बता रहा हूं, 1956 में 10 जजेस बिठाए गए तो उसमें इंक्लूड है, यानी 9 अदर जजेस हो गए और एक हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1956 में 10 जजेस बैठे, फिर 1960 में 13 जजेस आए, 1977 में 17 जजेस, और 1986 में 25 जजेस, और 2008 में 30। मतलब आप देखो कुछ टाइम बाद हर एक अमेंडमेंट्स के थ्रू इस चीज में बदलाव लाया गया कि जजेस बढ़ाए जाएं। और करेंटली 2019 में 33 जजेस, अदर जजेस, और एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये किसके थ्रू? थ्रू अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत ये गिनती जो है जजेस की वो बढ़ा दी गई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? देखो, इनका अपॉइंटमेंट होता है किसके थ्रू? जजेस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है इनको। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो हेड होते हैं, जो सबसे सीनियर, सुपर सीनियर मोस्ट जज होते हैं, चीफ होते हैं जो सारे जजेस के, वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है किससे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से। मतलब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करके डिसाइड करता है कि हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होने चाहिए। और जो अदर जजेस आ जाते हैं, वो अदर जजेस होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन कंसल्ट किससे करते हैं? वो कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी। कंफ्यूजन होगा, मैं आपको फिर से क्लियर करता हूं। जितने भी जजेस हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ये चीज क्लियर रखना। चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई अदर जजेस हो, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कोई हाई कोर्ट का जज हो, जितने भी जजेस हैं सारे जजेस अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये चीज क्लियर रखना। जब भी आपसे कोई ये पूछे कोई भी जज अपॉइंट किया जाता है, उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आप अगर अब एक चीज समझना। उसके बाद आते हैं चीफ जस्टिस, यानी कि हेड, सुपर मोस्ट हेड जज, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मैंने बताया एनवी रामन्ना। ठीक है, वो जज कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, मैंने बोला अभी आपको। लेकिन वो किससे कंसल्ट करते हैं? वो कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, उनसे कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डिसाइड किया जाता है कि ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। और बाकी उसके बाद जब हम अदर जजेस को भी अपॉइंट करते हैं तो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो कंसल्ट करते हैं किससे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी। नेक्स्ट आता है द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर देन चीफ जस्टिस। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो कंसल्टेशन का सिस्टम है ना, कि मैंने आपको बताया कि अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ता है। कंसल्ट किससे करना पड़ता है? कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करो, और किसी अदर जज को अगर हायर करना है, अपॉइंट करना है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करो, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी कंसल्ट करो। तो ये कंसल्ट के ऊपर भी ना काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी रही है। अब वो कंट्रोवर्सी क्या रही है, ये हम आगे पढ़ते हैं। कंट्रोवर्सी ये रही, देखो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत, मतलब इसमें आप एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये जो कंट्रोवर्सी रही ना, इसमें सरकार ने भी अपनी बहुत ज्यादा छेड़खानी करी है। मतलब सरकार ये चाह रही थी कि उसकी भी कुछ सुनी जाए, उससे भी पूछा जाए। मतलब देखो, मैंने आपको बताया कोई भी अपॉइंटमेंट हो रहा है, वो आपस में ही सब लोग कंसल्ट करके मतलब जो अपॉइंटमेंट है जजेस का कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज सरकार को चुभती थी कि भाई इसमें एग्जीक्यूटिव का भी रोल प्ले होना चाहिए, लेजिस्लेटिव का भी जो रोल प्ले होना चाहिए, पार्लियामेंट से भी बात करनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को ये चीज बहुत चुभती थी कि भाई ये लोग सब आपस में निपट लेते हैं, आपस में बातचीत करके अपने जजेस वगैरह हायर कर लेते हैं। और उसके बाद आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इनके आगे सरकार की नहीं चलती। ये लोग जो फैसला सुनाते हैं वो माना जाता है। ठीक है, सरकार कुछ नहीं कर पाती, तो सरकार ने बहुत ज्यादा कोशिश करती रहती है कि वो अपनी चीजें भी, अपने बनाए हुए नियम कानून भी जबरदस्ती डाले। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अपना बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो कोर्ट्स होती हैं, जुडिशियल बॉडी होती है, उनको बहुत ज्यादा पावर देती है कि आपसे ऊपर कोई भी नहीं है। आप जो फैसला सुनाओगे आम आदमी के लिए, इस जनता के लिए, इस देश के लोगों के लिए, वो ही माना जाएगा। अब यहां पर कंट्रोवर्सी 4 हिस्सों में हुई। फर्स्ट कंट्रोवर्सी हुई, यानी फर्स्ट जजेस केस हुआ 1982 में। 1982 में फर्स्ट जजेस केस हुआ। इसमें क्या हुआ? इसमें कहा गया कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं है। मतलब यहां पर यह है, कंसल्टेशन क्या होता है? कंसल्ट किया जाता है, भाई राय ली जाती है। राय लेने का मतलब यह नहीं होगा कि सहमति है।
समझे? फर्स्ट जजेस केस में कहा गया कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है किसको? अपने विचारों को आदान प्रदान करने का। कि अगर कोई भी एक दूसरे से कंसल्ट कर रहा है 1982 में, तो कंसल्ट करने का मतलब सिर्फ राय लेना होगा, सहमति नहीं होगी। मतलब यहां पर प्रेसिडेंट देखो कंसल्ट कर रहे हैं, मैंने आपको पिछले केस में बताया प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, कोई भी जज हायर कर रहे हैं तो कंसल्टेशन कर रहे हैं, मतलब कंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसल्ट 1982 में यह था कि तब अगर कोई कंसल्ट कर रहा है तो कंसल्ट करने का मतलब यह है कि हाँ भाई आप राय दो, डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैं उसको हायर करूं या नहीं करूं, आप अपनी सिर्फ राय दो, आपकी सहमति नहीं मानी जाएगी। मतलब सहमति नहीं है कि आप जो बोल रहे हो वो होगा ही, राय मैं ले रहा हूं, वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैं उस जज को हायर करता हूं, अपॉइंट करता हूं या नहीं करता हूं, ठीक है। ये सिर्फ विचारों का आदान प्रदान होगा। तो ये थी 1982 की कहानी, ठीक है। अब उसमें उस टाइम एग्जीक्यूटिव अपना रोल प्ले कर रही थी 1982 में, ठीक है। कि प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट किसमें, एग्जीक्यूटिव में आते हैं क्योंकि वो सुप्रीम है। सुप्रीम इन द सेंस कि भाई जो हेड होते हैं, हेड ऑफ दिस कंट्री होते हैं, वो हेड कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं किससे? कोई भी जज अपॉइंट करना होता है, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना होता है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? कंसल्ट करते हैं किससे? जजेस वगैरह से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से, ठीक है। लेकिन यहां पर फर्स्ट जजेस केस 1982 में कहा गया कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस, मतलब राय लेना कोई सहमति नहीं माना जाएगा। और ये सिर्फ ये क्या होगा? ये एक्सचेंजमेंट होगा इसके बीच, अपने विचारों के आदान प्रदान का। ये चीज ठीक है भाई, 1982 में हो गई। फिर सेकंड जज केस आया 1993 में। इसमें इस अपने पहले वाले दिए हुए बोले हुए अपने ऑर्डर को वायलेट कर दिया। मतलब 1982 में कह रहे हैं कि राय देना सहमति नहीं मानी जाएगी, लेकिन इसी चीज को ठुकरा दिया, इसी चीज को जुटला दिया 1993 के केस में, सेकंड जजेस केस में। और इसमें रिवर्स कर दिया, इसमें कहा गया कि कंसल्ट करने का मतलब यानी राय देने का मतलब भी सहमति माना जाएगा। मतलब पहले कहा उन्होंने राय देने को सहमति नहीं माना जाएगा, लेकिन सेकंड 1993 सेकंड जजेस केस में कह दिया कि राय देने को भी सहमति माना जाएगा। द कोर्ट रिवर्स इट्स अर्लियर रूलिंग एंड चेंज्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन टू कॉन्करेंस, ठीक है। ये चीज आप समझ गए, चेंज कर दिया। एंड इट रूल्ड दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। मतलब इसमें प्रेसिडेंट को बाइंड किया गया, प्रेसिडेंट को बाउंड किया गया इस चीज से कि भाई जो भी जजेस का अपॉइंटमेंट होगा, मतलब मैटर जो अपॉइंटमेंट के मैटर्स होंगे, यानी आप देखो यहां पर क्या लिखा है, हेंस इट रूल्ड दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि इस जज को अपॉइंट करना चाहिए, तो प्रेसिडेंट इस ऑर्डर पे बाउंडेड हैं। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर प्रेसिडेंट को यह कहते हैं कि इस जज को अपॉइंट कर लो, तो प्रेसिडेंट बाउंडेड है, प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात माननी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो मैटर है अपॉइंटमेंट का, जो जजेस के अपॉइंटमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट का जो मैटर है, उस चीज में प्रेसिडेंट बाउंडेड है, ठीक है। बट द चीफ जस्टिस वुड टेंडर हिज एडवाइस ऑन द मैटर आफ्टर कंसल्टिंग टू ऑफ हिज सीनियर मोस्ट कलीग्स। अब यहां पर एक बात यह रख दी गई, समझो सेकंड जजेस ऑफ केस 1993 में क्या कहा गया। मैं वापस से स्टोरी कनेक्ट करता हूं। कंट्रोवर्सी आप समझो, कंट्रोवर्सी क्या है कि एग्जीक्यूटिव कैसे घुसने की कोशिश कर रही थी जुडिशरी में, कैसे घुसने की कोशिश कर रही थी। 1982 फर्स्ट जजेस केस में कहा गया कि कंसल्टेशन, यानी कंसल्टेशन का मतलब राय लेना। हम जब भी किसी से राय लेते हैं, आपने अगर मेरे से राय ली कि अनमोल सर क्या ऐसा कुछ करना चाहिए, तो मैं अपनी राय दूंगा, मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस चीज को मानो या नहीं मानो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बात 1982 में कह दी गई, यानी कि प्रेसिडेंट को यह बात कही गई कि अगर आपको कोई भी जज को अपॉइंट करना है तो आप किसी से कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप कौन से जज को अपॉइंट करते हो या नहीं करते हो। फिर सेकंड जजेस केस में जुडिशरी ने फिर से पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश करी, क्योंकि वो सारी पावर कहां थी, एग्जीक्यूटिव के हाथ में रख दी गई थी। फिर जुडिशरी ने सोचा नहीं, हम प्रेसिडेंट के ऊपर ये चीज नहीं रख सकते, यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव के ऊपर ये बात रख दी हमने, तो अपना जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। तब क्या हुआ, तब ये चीज कही गई सेकंड जजेस केस 1993 में, इस बात को झुटलाया गया और कहा गया कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को कोई भी जज को अपॉइंट करने में सजेस्ट करेंगे कंसल्ट करके,
तो प्रेसिडेंट को उस जज को अपॉइंट करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट बाउंडेड हैं, ठीक है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी जज को अपॉइंट करने में जब प्रेसिडेंट को अपनी सलाह देंगे तो वो एक शर्त पे सलाह देंगे कि उनको कंसल्ट करना होगा किससे, सुप्रीम कोर्ट, यानी जो कोर्ट में सीनियर मोस्ट जो उनके कलीग्स होते हैं, सीनियर मोस्ट जो जजेस होंगे, उनसे कंसल्ट करके प्रेसिडेंट को सलाह देनी होगी कि इसको अपॉइंट आप कर लो। मतलब मैं कहूं कि अगर आप मेरे से सलाह, मतलब मैं मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूं, ठीक है, आप प्रेसिडेंट हो, मैंने अब किसी जज को अपॉइंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने दो दोस्त, यानी कि मान लो हम 3 लोगों की टीम है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उन 2 बंदों से कंसल्ट करूंगा जो मेरे लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, जो न्याय लेने में मतलब सक्षम होंगे। तो मैं आप प्रेसिडेंट से कहूंगा कि आप रुको, मैं अपने सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करके आपको बताता हूं कि इस बंदे को अपॉइंट करना या नहीं करना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेगा, सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेगा, और जब अगर उन दोनों की सहमति हो गई तब वो जाके प्रेसिडेंट को ऑर्डर देंगे कि हाँ आप इस बंदे को अपॉइंट कर लो, और वो चीज प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। ये था सेकंड जजेस केस 1993। अब आता है थर्ड जजेस केस। अब ये केस कैसे 1998 में, इसमें क्या कहा गया, आप इसका एक बार वो पढ़ो, क्या बोलते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ो, और भले आप मत समझना, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूं, उसके बाद एक्सप्लेन मैं आपको करूंगा। The court opened that the consultation process to be adopted by the Chief Justice of India requires consultation of a plurality judges। अब यहां पर एक वर्ड देखो कि कंसल्टेशन ऑफ अ प्लूरैलिटी जजेस। प्लूरैलिटी जजेस का मतलब यहां पर यह है कि पहले तो कहा गया था कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना, लेकिन अब आपको 2 से ज्यादा जजेस से कंसल्ट करना होगा कि किसी भी जज को अपॉइंट करना है, ठीक है, तो आपको 2 जजेस नहीं, 2 से ज्यादा यानी मल्टीपल जजेस से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2 से ज्यादा जजेस से कंसल्ट करना पड़ेगा कि इस जज को अपॉइंट करना या नहीं करना। द सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस। He should consult a collegium of 4 senior most judges of the Supreme Court, and even if 2 judges give an adverse opinion, he should not send the recommendation to the government। देखो, मैंने लास्ट जो सेकंड बार जजेस केस था उसमें कहा गया सिर्फ 2 जजेस से कंसल्ट करना है, लेकिन थर्ड जजेस केस में कहा गया आपको कम से कम 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना पड़ेगा, और उन 4 जजेस में से अगर 2 जजेस भी आपके डिसीजन से खिलाफ अगेंस्ट होते हैं तब तक आप जो गवर्नमेंट है उसको ऑर्डर नहीं दोगे, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उसको आप ऑर्डर नहीं दोगे कि इसको अपॉइंट करना है या नहीं करना, ठीक है। तो चारों की सहमति रिक्वायर्ड है। द कोर्ट हेल्ड दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो द कोर्ट हेल्ड दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विदाउट कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंसल्टेशन प्रोसेस नॉट बाउंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहां पर वापस से थर्ड जजेस केस में कह दिया गया कि जो है क्या बोलते हैं कि सरकार को बाइंड नहीं करती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कंसल्टेशन फॉर्म है, जो नॉर्म्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट को बाइंड नहीं करेंगे कि आप अपॉइंटमेंट करो या नहीं करो, ठीक है। वो गवर्नमेंट के ऊपर वापस से डाल दिया कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको अपॉइंट करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे, और अगर उसमें से 2 लोगों ने भी उस डिसीजन को नहीं एक्सेप्ट किया तो वो नहीं प्रेसिडेंट को कह सकते हैं इसको अपॉइंट करना है, ठीक है। तो ये था थर्ड जजेस केस 1998, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 एंड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014, यानी कि एक अमेंडमेंट एक्ट 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 और एनजेएसी एक्ट 2014, इन्होंने किसको रिप्लेस किया, इन्होंने रिप्लेस किया कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट विद अ न्यू बॉडी कॉल्ड द एनजेएसी। इन दोनों एक्ट्स ने, किसने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 और एनजेएसी एक्ट 2014 ने इन्होंने रिप्लेस किया किसको, कॉलेजियम सिस्टम को, और किसके, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, और कह दिया उसको कि एनजेएसी, और उनको उसका नाम दे दिया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। However, in 2015, the Supreme Court has declared both the 99th Constitutional Amendment as well as NJAC Act as the unconstitutional and void.
देखो सारी पावर्स गवर्नमेंट हमेशा छीनने की कोशिश करी। थर्ड जजेस केस में आपने देखा कि मतलब थर्ड जजेस केस में गवर्नमेंट को फिर से अनबाउंड कर दिया गया। गवर्नमेंट को बोल दिया गया कि आप बाउंडेड नहीं हो, कि आप किसको अपॉइंट नहीं करो या करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वापस से 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 इन्होंने रिप्लेस किया कॉलेजियम सिस्टम को ऑफ अपॉइंटिंग जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, और उसको कह दिया गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और इन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया वापस से कि बोथ द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एज वेल एज एनजेएसी एक्ट ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड वॉइड है। मतलब उनको वापस से कॉन्स्टिट्यूशनल से हटा दिया गया और वापस से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। वापस से उनके सरकार के डिसीजंस को वॉइड कर दिया गया, नल एंड वॉइड कर दिया, ठीक है। वापस से सारी पावर किसके हाथ में ले ली? वापस से सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली। दिस वर्डिक्ट वॉज डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द 4th जजेस केस। और ये जो न्याय था, जो फैसला था, वो सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4th जजेस केस 2A में, ठीक है, 2015 में। द कोर्ट ओपन दैट द न्यू सिस्टम एनजेएसी वुड अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। क्योंकि ये जो भी एनजेएसी एक्ट था, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एनजेएसी एक्ट 2014, ये क्या कर रहा था? जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बना रहा था। किसके ऊपर? सरकार के ऊपर। लेकिन जुडिशरी सिस्टम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पर डिपेंड नहीं हो सकता। अगर जुडिशरी सिस्टम ही सरकार के हाथ में चला गया तो सरकार कभी भी चाहेगी तो अपनी तानाशाही कर लेगी आम आदमी के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना फैसला सुनाया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 99th और जुडिशियल या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट कमीशन एक्ट, इनको नल एंड वॉइड कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और सारी पावर अपने हाथ में ले ली। ये 4 जजेस केस में कहा गया, ठीक है। तो सारे इंडिपेंडेंस, मतलब वापस से सारी पावर्स किसके हाथ में? अपने हाथ में ले ली। तो ये देखो, ये कहानी ना, ये मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट यानी जो कोर्ट सिस्टम रहेगा, जुडिशियल सिस्टम और सरकारी सिस्टम, ये इन दोनों की ना हमेशा इन चीजों में ना फाइट चली है। हमेशा सरकार ना घुसने की कोशिश कर रही है किसके बीच? जुडिशरी के बीच। हमेशा वो कोशिश कर रही है कि वो काफी सारे फैसले अपने हाथ में लेना सीख जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर रही हैं? ये हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें जुडिशियल सिस्टम डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर सीनियर मोस्ट जजेस ये सारे लोग डिसाइड करेंगे, सरकार डिसाइड नहीं करेगी। सरकार हर बार कोई ना कोई एक्ट लेकर आ जाती है कि भाई ये पावर हमारे हाथ में, ये पावर हमारे हाथ में। लेकिन वापस से इन दी एंड आप यहां पर देखो, इन दी एंड वापस से सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट डिलीवर किया 2015 में 4 जजेस केस 2 में कि भाई द कोर्ट ओपन दैट द न्यू सिस्टम, जो न्यू सिस्टम आया था एनजेएसी, ये अफेक्ट कर रहा है जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को, आत्मनिर्भरता को अफेक्ट कर रहा है। तो इस आपकी जो एनजेसी एक्ट और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको हम खारिज करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये सारी कंट्रोवर्सी आपको समझ में आ गई होगी। ये हमेशा चलती रहती है। फंडामेंटल राइट्स में भी मैंने आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखा आप देखना, वहां पर भी मैंने बताया था कि किस तरह से जब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के चीजों में घुसने की कोशिश कर रही थी, फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश कर रही थी, तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक स्ट्रक्चर वॉक्स करके लेकर आई थी, ठीक है। उसमें कैसे उसने सुप्रीम कोर्ट ने अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया, वो स्टोरी आपको वहां पर पता चल जाएगी, आप जाकर वहां देखना जाके। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ। हालांकि अभी हमने जजेस का पढ़ा था, अपॉइंटमेंट जजेस का कैसे होता है, अब हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जज का पढ़ लेते हैं कि जस्टिस फ्रॉम 1950 टू 1973 द प्रैक्टिस हैज बीन टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। जो 1950 से लेकर 1973 जो भी न्याय वगैरह रहे हैं, ठीक है, जैसे भी अपॉइंटमेंट हुए, प्रैक्टिस हैज बीन सेंट अपॉइंट द सीनियर मोस्ट, जो भी सीनियर मोस्ट जजेस अपॉइंट किए गए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये एस्टैब्लिश कन्वेंशन वाज वायलेटेड इन 1973, यानी कि दिस एस्टैब्लिश कन्वेंशन वाज वायलेटेड 1973 व्हेन A.N. Ray was appointed as the chief justice of India by superseding 3 most senior judges। देखो, मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस तरह से अपॉइंट होते हैं। प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है किसके साथ? सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के साथ। ये प्रथा 1950 से लेकर 1973 तक चलती आई। लेकिन 1973 में क्या हुआ, इस पूरी प्रथा को किसने वायलेट किया? इसको वायलेट किया A.N. रे ने। और जिसमें क्या हुआ, उसमें क्या किया गया, A.N. रे को अपॉइंट किया गया एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुपरसेडिंग 3 सीनियर जजेस, मतलब उनकी बात नहीं मानेगी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया A.N. रे को बना दिया गया,
ठीक है। अगेन 1977 में भी इस चीज को वायलेट किया गया, एमयू बैग को अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वापस सुपरसेडिंग द 3 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट वाज कर्टेलेड एट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द सेकंड जजेस केस 1993, in which the Supreme Court ruled that the senior most judges of the Supreme Court should alone be appointed to the office of the Chief Justice of India। तो ये चीजें ना अपॉइंटमेंट को लेके हमेशा चलती आई हैं, लेकिन हाँ ये जो प्रथा रही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की, 1973 में एएन रे को अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 1977 में एमयू बैग को अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और किसी से भी कंसल्ट नहीं किया गया, किसी से भी डिस्कस नहीं किया गया और उनको डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और ये जो गवर्नमेंट की तानाशाही थी, सुप्रीम कोर्ट इन द सेकंड जजेस केस में इन विच सुप्रीम कोर्ट रूल्ड द सीनियर मोस्ट जजेस, और उसमें वापस से कहा गया कि भाई जुडिशरी सिस्टम डिसाइड करेगा किसको अपॉइंट करना है किसको नहीं करना है, तो आप अपनी टांग बीच से हटा लो। ठीक है। तो ये कहानी हमेशा से रही है। अब कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं। क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरीज। हालांकि ये आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या सबसे देखो सबसे बड़ी चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कोई भी ऑफिशियल पोस्ट चाहिए तो सबसे पहले अगर आपको कोई इलेक्शन में खड़ा होना है, कोई जज बनना है, कोई भी पोस्ट जानी है, तो आप सबसे पहले क्या कि आपको इस देश का नागरिक होना चाहिए, आप एक सिटीजन होने चाहिए हमारे देश के। और वो अब दूसरी कंडीशन क्या है कि उसको जज होना पड़ेगा किसका, हाई कोर्ट का। अगर उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसको सबसे पहले हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, और कम से कम हाई कोर्ट में उसने अपना कार्यकाल संभाला हो कम से कम 5 साल, और या फिर वो एडवोकेट हो हाई कोर्ट का और उसने कम से कम प्रैक्टिस करी हो हाई कोर्ट में 10 साल। ठीक है। और ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट from the above it is clear that the constitution has not prescribed a minimum age for appointment as a judge of the supreme court। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे कोई स्पेसिफिक एज मेंशन नहीं करी है कि कितनी एज होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, अपॉइंट करने के लिए, बट ये प्रेसिडेंट का ओपिनियन और जो अदर जजेस है उनका रिकमेंडेशन मैटर करेगा कि अगर वो चाहते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना तो वो बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इनका अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन इनकी होनी चाहिए। ओथ एंड अफर्मेशन क्या है इनकी ये जो ओथ है वो टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस, ये ओथ है जो हर सुप्रीम कोर्ट का जज लेता है। ठीक है। जब वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। अब उसकी बात करते हैं सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। तो देखो सैलरी जो है इनकी डिटरमाइन की जाती है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। टाइम टू टाइम जब भी कोई जज बनता है तो उसकी जो सैलरी कितनी रहेगी क्या रहेगी वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और इनकी कोई जो एक बार जो सैलरी डिसाइड हो जाती है, जो भी इनके एक बार अलाउंसेस डिसाइड हो जाते हैं उसके बाद बदले नहीं जाते हैं। हालांकि कोई इमरजेंसी आ जाती है, अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है या कोई इमरजेंसी है तो उस टाइम इनका अगर फ्लक्चुएट करना होता है अमाउंट या सैलरी तो की जा सकती है। ठीक है। अब वो 2018 की बात करें तो सैलरी ऑफ द चीफ जस्टिस वाज इंक्रीज, यानी 2018 में अगर मैं बात करूं तो चीफ जस्टिस है उनकी सैलरी इंक्रीज करी गई थी 1 लाख से 2,80,000 पर मंथ, और जो अदर जजेस थे उनकी सैलरी करेगी 90,000 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है। नेक्स्ट रही दे आर ऑल्सो पेड सम ट्री अलाउंसेस, और उनको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, जैसे मेडिकल हो गया, कार हो गई, टेलीफोन हो गया, अदर फैसिलिटीज़ हो गई, उनके जो एकोमोडेशन हो गया, रहने का घर वगैरह, वो सरकार प्रोवाइड करती है। ठीक है। रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस होते हैं और जजेस होते हैं उनकी 50% सैलरी होती है जो लास्ट मंथ की उनकी सैलरी रही होती है ड्यूरिंग ऑन ड्यूटी। जैसे मान लो ऑन लास्ट मंथ मेरे ये लास्ट मंथ है, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो अगर इस मंथ मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है तो उनकी जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी पेंशन 50,000 हो जाएगी। ठीक है। तो ये इनका सैलरी एंड अलाउंसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेन्योर एंड रिमूवल की, कि इनका जो टेन्योर होता है वो कितने टाइम का होता है। देखो ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज, अगर 65 साल तक अगर वो जज रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं। उनकी लास्ट एज 65 ईयर्स होती है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इज एज टू बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट सारी चीज़ें देखती है, डिटरमाइन करती है, तय करती है। और अगर वो रिज़ाइन देना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट को रिटन एक राइटिंग में रेजिग्नेशन अपना दे सकते हैं अगर उनको हटना है तो। और उनको रिमूव भी किया जा सकता है। रिमूव कैसे किया जाता है, रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है अगर किसी भी जज को रिमूव करना हो तो ये है इनका रिमूवेबल। और रिमूवेबल ऑफ जजेस वापस और पढ़ लेते हैं।
रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है कि इस जज को रिमूव करना है, तो भाई प्रेसिडेंट उस जज को रिमूव कर देती है, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय सच पार्लियामेंट हैज बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवेबल। ये चीज मैंने आपको बताई। द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस। यानी कि देखो पार्लियामेंट में 2 लोग बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर हाउस आर प्रेजेंट आर वोटिंग। एटलीस्ट जो भी मेंबर्स बैठते हैं लोकसभा राज्यसभा, उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, इससे कम नहीं। यानी कि इफ अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स, यानी 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी चाहिए होगी किसी भी जज को रिमूव करने के लिए, ठीक है, यानी वोटिंग के लिए। द ग्राउंड ऑफ रिमूवेबल आर टू प्रूव्ड मिसबिहेवियर्स और इनकैपेसिटी। यानी कि एक और चीज़, हाँ, अगर जज वगैरह की कोई भी ऐसे मिसबिहेवियर या कोई अलग उन्होंने कोई क्राइम वगैरह किया हो या कोई ऐसे अगेंस्ट गए हो, तो उसके खिलाफ उनका जो रिमूवेबल प्रोसेस है वो किया जाता है, ठीक है। तो एक और बात, कुछ चीज़ें हम और पढ़ लेते हैं। द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, इस चीज़ को हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि भाई कंट्रोवर्सी क्या रही अपॉइंटमेंट को लेके जजेस के, और क्या इनका अपॉइंटमेंट सिस्टम है, कौन इनको अपॉइंट करता है, किस तरह से जजेस का प्रोसेस बढ़ा, कि स्टार्टिंग ओरिजिनली कितने जजेस बैठते थे सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद अभी करंटली जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं जजेस वो टोटल 34 हैं, जिसमें इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आते हैं। इनके कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े हमने, कौन से आर्टिकल के तहत इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, और हमने इनकी क्वालिफिकेशन पढ़ी, ओथ एंड सैलरी के बारे में भी पढ़ा, इनका टेन्योर कैसे होता है, इनको रिमूव कैसे किया जाता है, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ा है। हालांकि मुझे लगता है ये थोड़ा सा इस वीडियो में ज़्यादा हो जाएगा, तो इस पूरे को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ गुड डे एंड बाय।